हेलो दोस्तों, वेलकम टू रिच एंड हम्बल इन्वेस्टर। अक्सर लोग मुझे पूछते हैं कि क्या हमें 20s में इन्वेस्टमेंट शुरू कर देना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए। तो मेरा जवाब होता है कि आपको अपनी 10 साल की उम्र से ही इन्वेस्टमेंट शुरू कर देना चाहिए। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफे ने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी 10 साल से शुरू की थी। इसके बाद भी उन्हें इस चीज़ का रिग्रेट है कि वो 10 साल लेट हो गए। मोरल ऑफ द स्टोरी, आपको जल्दी से जल्दी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर देना चाहिए। दोस्तों, मेरा इस चैनल से पर्पज़ है कि आपको फाइनेंशियली एजुकेटेड कर सकूं ताकि आप जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो सकें। दोस्तों, इन्वेस्टिंग जर्नी में एक और प्रॉब्लम है कि मान लीजिए कि आज आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन आपको यह नहीं पता कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, क्योंकि कोई आपसे कहेगा कि आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, कोई आपसे कहेगा कि आपको एफडी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अब सवाल उठता है कि आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, मेरे हिसाब से 2 ऑप्शन सबसे बेस्ट है। पहला म्यूचुअल फंड और दूसरा डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करना। मेरा फेवरेट दूसरा वाला है। आइए चलिए उससे पहले रवि और राकेश की कहानी के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करना क्यों बेहतर है। रवि और राकेश दोनों ही अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करते हैं। राकेश एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है। राकेश को फाइनेंशियल मार्केट के बारे में कोई नॉलेज नहीं है और ना ही इसे सीखना चाहता है। वह जॉब की वजह से बहुत बिजी भी है। वह एक दिन फाइनेंशियल एडवाइज़र से मिलता है। वह फाइनेंशियल एडवाइज़र उसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की सलाह देती है। राकेश 5,000 रुपये पर मंथ की SIP करता है। राकेश को ये बहुत अच्छा लगा और उसने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि राकेश अभी सिर्फ 20 साल का है और वो 50 साल की उम्र तक रिटायर होना चाहता है। मतलब वह मार्केट में 30 साल तक इन्वेस्टेड रहेगा। तो देखिए, उसका इन्वेस्टमेंट 30 साल में 1 करोड़ हो जाएगा। दोस्तों, यह ऑप्शन राकेश के लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि राकेश ना तो मार्केट के रिसर्च के लिए टाइम दे रहा है और ना ही उसमें कोई मेहनत कर रहा है। तो बॉटम लाइन ये है, यदि आप फाइनेंस की दुनिया में कुछ भी नहीं समझते तो आपके लिए म्यूचुअल फंड से 12 से 15% का रिटर्न बेस्ट है। मगर दोस्तों, अगर आपको रियल इन्वेस्टर यानी कि वॉरेन बफे की तरह दौलत बनानी है तो आपको 12 से 15% से नहीं बल्कि अपनी इन्वेस्टमेंट को 30 से 50% करना सीखना पड़ेगा, जो कि हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से कोई वैल्यू मिल रही है तो आप लाइक कर सकते हैं। चलिए तो अभी रवि की स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की जर्नी देखते हैं। रवि भी एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करना चाहता है, लेकिन वह बड़ा पैसा बनाना चाहता है, यानी कि 15% से ज़्यादा का रिटर्न चाहता है। तो रवि ने रिसर्च करके 2001 में आयशर मोटर में 20,000 रुपये इन्वेस्ट करके 2,000 शेयर्स खरीद लिए। रवि को 2023 में 60 लाख का प्रॉफिट हुआ। दोस्तों, आप राकेश रवि में से सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग रवि का तरीका लग रहा होगा। तो आइए जानते हैं कि आखिर कैसे रवि ने समय रहते आयशर को समझा। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि कैसे कोई कंपनी 100 गुना की हो सकती है। इसके लिए आपको क्या क्या चेक करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, इस एनालिसिस को ही फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। वैसे तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं, लेकिन आज हम इम्पोर्टेंट फैक्टर की बात करेंगे जिसकी वजह से आयशर में मल्टी रिटर्न लाके दिए। दोस्तों, इस फैक्टर का नाम है PE रेशो, और हम ये भी सीखेंगे कि कहाँ PE रेशो देखना है और कहाँ नहीं। PE रेशो शेयर प्राइस और कंपनी कितना कमाती है पर शेयर के बीच का हिसाब किताब है। मान लीजिए कि कंपनी का शेयर प्राइस 100 रुपए है और उसकी पर शेयर अर्निंग 10 रुपए है, तो PE रेशो होगा शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू 10, यानी PE 10 होगा। और एक बात और, जितना कम PE रेशो होगा उतना कंपनी बेहतर आगे भविष्य में कर सकते। मगर काम की बात तो यह है कि सबसे अच्छा PE रेशो कौन सा होता है। देखिए, PE का एनालिसिस करने के लिए आपको सेम सेक्टर की कंपनी का PE देखना होगा। यानी अगर कंपनी A का PE 10 है और कंपनी B का PE 50 है तो आप कहेंगे कि कंपनी A अच्छी है। आप सही है, मगर सिर्फ PE कम है इसलिए इससे अच्छा कह रहे हैं तो आप गलत भी हो सकते हैं। कंपनी की ग्रोथ कई फैक्टर से मिलके बनती है। देखिए, अगर कंपनी की अर्निंग बहुत फास्ट हो रही है और उसके साथ उसके शेयर का प्राइस स्लो है, यानी कंपनी में पोटेंशियल है, यानी कंपनी बहुत आगे जाने वाली है। मान लीजिए किसी कंपनी का इस क्वार्टर में PE 10 है और पिछले क्वार्टर का PE 60 था और उससे पहले क्वार्टर का PE 30 था। अब आपने सिर्फ प्रेजेंट क्वार्टर को देखकर उस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया तो यकीनन आपको अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा। मोरल ऑफ द स्टोरी यह है कि आपको पिछले PE भी देख लेना है और साइक्लिकल स्टॉक जैसे कि
कंस्ट्रक्शन, सीजनल गुड, ऑटोमोबाइल जैसे सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि जब इन सेक्टर में डिमांड होती है तो अच्छा ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर ज्यादा होने की वजह से इसका पी कम आएगा और आप सोचेंगे कि एक अच्छी कंपनी है। आपको रेगुलर डिमांड लो पी वाली कंपनी में ही इन्वेस्ट करना है। इसके साथ दोस्तों आपको और भी चीजें देखनी होंगी, जैसे कि अर्निंग पर शेयर यानी कंपनी एक्चुअल में कितना कमाती है। अर्निंग भी आपको मल्टीपल ईयर की देखनी है ताकि आपको आइडिया लग सके कि कंपनी पिछले कुछ क्वार्टर से अच्छा कर रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंपनी का प्रेजेंट क्वार्टर ईपीएस बहुत अच्छा है। मान लीजिए कंपनी का प्रेजेंट क्वार्टर ईपीएस 10 रुपए, जबकि उससे पहले क्वार्टर 10 पैसे था और यह एक वैल्यूएबल कंपनी नहीं है। ज्यादातर इन्वेस्टर ईपीएस चेक नहीं करते और उनका पैसा डूब जाता है। दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि जब कोई कंपनी एक शेयर पर कुछ नहीं कमा रही तो उसका प्रॉफिट कैसे हो सकता, यानी कि कंपनी का ईपीएस बढ़ते रहना चाहिए। सेकंड फैक्टर है दोस्तों सेल्स, यानी कंपनी कितनी यूनिट सेल करती है। दोस्तों रवि के केस में आइसर पिछले सालों में अपनी सेल्स में इजाफा कर रही। देखिए जब तक कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं करेगी तब तक उसका प्रॉफिट भी नहीं बनेगा। तो दोस्तों आपको हमेशा कंपनी के कुछ पिछले सालों के सेल्स पर नजर रखनी होगी। दोस्तों थर्ड फैक्टर है प्रॉफिट। रवि के केस में आइसर मोटर लगातार हर साल प्रॉफिट कर रही थी। प्रॉफिट क्या होता है ये मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन दोस्तों आपको प्रॉफिट में केवल प्रॉफिट नहीं चेक करना है बल्कि आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी टैक्स लगने के बाद चेक करना है। कई बार दोस्तों कंपनी को प्रॉफिट होता है लेकिन टैक्स पे करने के बाद कंपनी का प्रॉफिट या तो जीरो होता है या फिर माइनस में चला जाता है। दोस्तों ऐसी कंपनी से हमेशा बचना चाहिए जिसकी सेल्स अच्छी हो, प्रॉफिट भी अच्छा हो, लेकिन नेट इनकम जीरो हो। भले ही इनका शेयर प्राइस बढ़ रहा हो, लेकिन आपको कभी भी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिल रही है तो वीडियो को लाइक करें। अब पूरी वीडियो की एक बार समरी समझते हैं। किसी भी कंपनी को परखने के लिए आपको 3 चीजों पर ध्यान रखना होगा। पहली चीज है कि उसका पी रेशो, दूसरी चीज उसके अर्निंग पर शेयर, तीसरी चीज उसका प्रॉफिट। दोस्तों बाकी और चीजों को हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। आपको हमेशा पुरानी सालों के रिकॉर्ड्स भी चेक करने हैं, मतलब आपको पी रेशियो का सीक्वेंस चेक करना है, ईपीएस का भी लास्ट कुछ सालों का सीक्वेंस देखना है, प्रॉफिट तो देखना ही है। आपको कभी भी साइक्लिकल सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं करना है, जैसे कि रियल एस्टेट में सिर्फ पी देखने का कोई फायदा नहीं है। दोस्तों वॉरेन बफेट अपनी कंपनी को चुनते वक्त ऐसी कंपनी ढूंढते हैं जिसका पास्ट कुछ क्वार्टर का पी हाई हो मगर अब लो हो गया हो, यानी पहले वह कंपनी महंगे में बिक रही हो, अब उसका प्राइस फेयर हो गया हो। मगर दोस्तों आपको ऐसा साइक्लिकल स्टॉक में नहीं देखना है, क्योंकि साइक्लिकल स्टॉक में जब अर्निंग नहीं होती तो उनका पी रेशियो महंगा हो जाता है और जब अर्निंग होती है तो उनका पी रेशियो सस्ता हो जाता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप उन कंपनीज को ले लेंगे जिनका पी रेशियो अभी सस्ता हुआ है बट आपको लगेगा वो कंपनी महंगी है, बट असल में ऐसा होगा नहीं क्योंकि वो साइक्लिकल स्टॉक है। तो दोस्तों आपको साइक्लिकल स्टॉक से या साइक्लिकल कंपनी से बच के रहना है। ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपको 3 फैक्टर्स चेक करने हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करनी है। ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट फाइनेंशियल लेट। थैंक यू सो मच।